हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एकल संसाधन है। तो एकल संसाधन कौन है ये आपको बताना है। क्रायोलाइट खनिज, कोयला, ऑक्सीजन या फिर कृषि भूमि। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से जो एकल संसाधन का एग्जाम्पल दिया गया है वो है क्रायोलाइट खनिज। क्रायोलाइट खनिज एक प्रकार से एकल संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इकट्ठा करता है नाइट्रोजन को? ऐसा जीवाणु कौन सा है? ऑसिलोटोरिया, तो ये तो नहीं है। टाइलोपोथिक्स, ये भी नहीं है। एनाबीना, तो ये भी नहीं है। लेकिन जो एजेटोबैक्टर होता है वो नाइट्रोजन को इकट्ठा करने का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने का काम करता है। तो यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा घनत्व की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। बादल पाए जाते हैं और मौसम संबंधी परिवर्तन जो भी होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। और धूल के कण, जलवाष्प इत्यादि भी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। तो इतना सब पाया जाता है, इस कारण से इसका घनत्व कैसा होता है? सबसे ज़्यादा। और ये सबसे निचली परत भी है हमारे वायुमंडल की। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता? क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और उसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, जिसको हम बोलते हैं मेसोस्फियर। और चौथा जो भाग होता है वो होता है आयन मंडल या आयनोस्फियर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं। देखिए, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। तो ओजोन की परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन स्फीयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अधिक वायु दाब की पेटियों 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अक्षांश को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? तो आपको कारण बताना है कि 30-35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह अधिक वायु दाब के कारण नाव डूबने के भय से घोड़ों के व्यापारी कुछ घोड़ों को समुद्र में डाल देते हैं। और आपका सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो भी यही है। यही कारण है कि 30-35 डिग्री का जो अक्षांश है उसको हम अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो लिखा हुआ है इन अक्षांश रेखाओं पर घोड़ों को नाव में ले जाना अति सुगम है, तो ये भी गलत है। और अक्षांश रेखाओं पर घोड़ों के लिए घास मिल जाती है, ये तो बिल्कुल निरर्थक है। और जब ये दोनों विकल्प हमारा उत्तर नहीं है तो उपरोक्त सभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर है वो है अधिक वायु दाब के कारण नाव डूबने के भय से घोड़ों के व्यापारी कुछ घोड़ों को समुद्र में डाल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो कि हम दिन प्रतिदिन की रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं वो स्रोत, तो कोयला का भी हम उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का भी हम उपयोग करते हैं और विद्युत का भी हम उपयोग करते हैं। यानी तीनों पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। किस कारण से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है? तीव्र जनसंख्या विस्फोट से। तो सही बात है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है पर्यावरण प्रदूषण उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास से, औद्योगिकीकरण के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा तकनीकी विकास से, तो जो तकनीकी विकास हो रहा है उसके माध्यम से भी पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित होना पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें प्रदूषण फैला रही हैं। यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। देखिए, सूर्य के जो पृष्ठ का तापमान होता है वो नॉर्मली 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ग्रह जो अपनी धुरी के परितः यानी कि चारों ओर चक्रण करने में सबसे कम समय लेता है। देखिए, ग्रह ऐसे ग्रह का नाम बताना है जो सबसे कम समय में अपनी धुरी के
चारों ओर चक्रण कर लेता है। तो ऐसे ग्रह का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे कम समय में अपनी धुरी का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 220 लिखा हुआ है, ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, ओजोन सुरक्षा दिवस की बात कही गई है यहाँ पर, ना कि ओजोन परत रक्षण दिवस। तो यहाँ पर अगर ओजोन परत रक्षण दिवस पूछा जाता तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत रक्षण दिवस, परंतु यहाँ पर पूछा गया ओजोन सुरक्षा दिवस, तो ओजोन सुरक्षा दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में जंगली गधा, या अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 220 के बाद क्वेश्चन नंबर 221 पर हम आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का निम्न में से कौन एक उद्देश्य होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अल्पकाल के लिए संसाधनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, तो ये तो गलत है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनका अच्छे तरीके से ज़्यादा समय तक उपयोग करते रहें। संसाधनों के उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध, तो प्रतिबंध तो आता ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, बिल्कुल सही बात है, विवेकपूर्ण उपयोग, मितव्ययता पूर्व जो उपयोग है वो किया जाए, इसीलिए हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। इसके अलावा विकल्प डी देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का उनकी अधिकतम क्षमता तक उपयोग, तो ये तो अति हो जाएगी और दोहन कहलाएगा, ये संरक्षण नहीं कहलाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें हम पेड़ पौधों से स्टार्ट करते हैं। अब पेड़ पौधों को जो खाएगा वो आगे आएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं वो आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाते हैं वो आएंगे तृतीयक उपभोक्ता में, और इन तृतीयक उपभोक्ताओं को खाने वाले यानी कि अपघटक जो सड़े गले मृत पदार्थों का अपना पोषण या भोज्य पदार्थ बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपघटक। तो ये क्रम चलता है खाद्य श्रृंखला में। तो सबसे पहले यहाँ पर घास आएगी, तो चारों विकल्प में घास लिखा हुआ है। अब घास को कौन खाता है? हिरण खाता है, तो ए भी सही हो सकता है। जूं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जूं जो है वो सड़े गले मृत पदार्थों को अपना भोजन बनाती है। तीसरे विकल्प में भी लिखा हुआ है घास के बाद हिरण, तो ये भी सही हो सकता है। और चौथे में लिखा हुआ है घास के बाद सीधा शेर, तो घास शेर जो है वो घास नहीं खाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब घास को हिरण ने खाया, हिरण को कौन खाएगा? जूं खा सकती है क्या हिरण को? नहीं, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हिरण को कौन खाएगा? यहाँ पर शेर, और शेर की मृत अवस्था में जूं जो है उसका भक्षण करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वो कहलाते हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग नहीं करते हैं, डेली यूज नहीं करते हैं। तो ज्वारीय शक्ति भी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, भूगर्भित शक्ति भी है, और वायु शक्ति, तीनों जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा जैविक प्रदूषक नहीं है? जैविक प्रदूषक वो कहलाते हैं जो जीवित होते हैं। तो जीवाणु तो जैविक प्रदूषक हैं, वायरस भी जैविक प्रदूषक हैं, और कवक भी जैविक प्रदूषक हैं। लेकिन जो धूल है वो अजैविक प्रदूषक है, वो जैविक प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सूर्य की परावैंगनी किरणों का दुष्परिणाम है। क्या होता है सूर्य की परावैंगनी किरणों के कारण? मनुष्य में कैंसर होता है, सही है। चमड़ी का जलना, तो ये भी सही है। और शिशु में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 226 लिखा हुआ है, हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में किन के बीच अवस्थित है? तो आपको बताना है किन दो पर्वतमालाओं के बीच में हिमालय में कश्मीर घाटी है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो हिमालय है उसमें कश्मीर घाटी, जंस्कार और पीर पांजाल जो है इन 2 पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है,
निम्न में से कौन सी एक नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट है? तो महाबलेश्वर के पास कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो वो नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक सही मेल के रूप में सूची बनाना है। सबसे पहले ए नंबर पर लिखा हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो आप जानते होंगे कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ए की जोड़ी बनेगी 4 से, ए की जोड़ी बनेगी 4 से। अब हम बी पे आते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का आपने नाम सुना होगा और ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो झारखंड 5वें नंबर पर लिखा हुआ है, तो बी का 5 से हम जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र। तो ये जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो सी का जाएगा 1 के साथ। और फिर सेलम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, तो डी का जाएगा 2 के साथ, यानी कि 4 5 1 2। तो आपको नीचे विकल्प में चेक करना है 4 5 1 2 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। लिखा हुआ है भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो जंगली गधा है वो कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है नवीकरणीय संसाधन निम्न में से एक हैं। ऐसे संसाधन जिनका हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं वो संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो जो कुछ ही वर्षों बाद खत्म हो जाएंगे तो ये तो गलत है, वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। जिनका ह्रास नहीं होता ये सही है, जिनका ह्रास नहीं होता, जो नष्ट नहीं होते, वो नवीकरणीय या रीन्यूएबल संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है जो अत्यधिक विस्तृत होते हैं, तो ये गलत है। जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि अगर इनका ह्रास नहीं होता है तो हम इनका बार बार उपयोग भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला का आधार क्या कहलाता है? बेस। तो कहाँ से चालू हो रही है खाद्य श्रृंखला, वो ही क्या कहलाएगा उसका आधार। तो खाद्य श्रृंखला कहाँ से चालू होती है? पेड़ पौधों से। मांसाहारी से नहीं होती, मृतोपजीवी से नहीं होती और शाकाहारी से भी नहीं होती। कहाँ से प्रारंभ होती? प्रकाश संश्लेषी पादप यानी कि पौधों से, हरे पेड़ पौधों से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो यही इनका क्या है? आधार हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो ताप विद्युत स्रोतों से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा नाम की जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए। अरावली गलत है, सह्याद्री तो ये भी गलत है, हाँ नीलगिरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये टोडा नाम की जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से भौतिक प्रदूषक नहीं है। तो भौतिक प्रदूषक कौन कहलाते हैं? जो कि जीवित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है भौतिक प्रदूषक नहीं है। धूल जो है वो भौतिक प्रदूषक है, धुआं भी भौतिक प्रदूषक है और राख भी भौतिक प्रदूषक है। लेकिन हिंसा ये एक प्रकार से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, ये मानसिक विकार है और हिंसा को हम प्रदूषक में नहीं रखते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए 70%, 58%, 95% और 99%। तो ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का कौन सा भाग अवशोषित कर लिया जाता है? 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। आप समझ सकते हैं 99% तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसको कि ओजोन परत सोख लेता है और पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट किरणों को आने नहीं देता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में निम्न में से एक को वरीयता दी जाती है। तो ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, विकल्प के रूप में हम ऊर्जा के रूप में किन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाती है? जल। और जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये ऊर्जा का एक सही और वैकल्पिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। देखिए जितनी ज़्यादा विविधताएं होती हैं, जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगे खाद्य जीवों के खाद्य स्वभाव में, तो खाद्य श्रृंखला भी उतनी लॉन्ग हो जाएगी, उतनी ही अधिक लंबी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर आज भी ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? लकड़ी ही है। और चूल्हे पर यहाँ पर रसोई का काम किया जाता है, भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और वो लकड़ी के माध्यम से ये सभी खाना पकाते हैं। इस कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? लकड़ी है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? देखिए प्राकृतिक स्रोत की बात नहीं कही है, उसने बोला है कि मानवीय स्रोत नहीं है, यानी कि प्राकृतिक है। दहन प्रक्रम ये तो मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है। औद्योगिक निर्माण का प्रक्रम तो ये भी मनुष्य के द्वारा होता है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं तो ये भी मनुष्यों की ही देन है। लेकिन ज्वालामुखी से निकली गैसें और राख हैं, ये एक प्रकार से मानव निर्मित नहीं है और ये मानवीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने का उपाय है। तो अम्ल वर्षा को हम कैसे रोक सकते? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, सही है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, वृक्षारोपण अगर आप करते हैं तो सभी प्रकार के प्रदूषण दूर हो जाते हैं। इसी तरह से अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव को कम करना है तो उसके लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके अलावा प्राकृतिक ईंधन का कम उपयोग किया जाए, ये भी सही है। और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।